जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर रहे होंगे। जो मेरा इनिशिएटिव रहा है कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, बी अ मोटिवेटेड फॉर योर गोल, क्योंकि गोल आपका बहुत बड़ा है। यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, एनडीए का और सीडीएस का। तो प्लीज बी शार्प, बी अवेयर। और आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर बेसिकली आपके यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ मतलब ऑल डिफेंस एग्जाम, इसमें आई नीट भी आ गया, एफकेट भी आ गया, ऑल दिस एग्जाम ऑल्सो हेल्पफुल दिस करंट अफेयर। माय नेम इज रोहित रानवे। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा। और बेसिकली आपको क्या करना है, अगर कोई भी स्टिल डाउट है मुझसे, अगर कोई भी मुझसे डाउट है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल इजीली मैसेज दिस नंबर। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो सबसे पहला, सेला टर्नल इलाबोरेट इन द अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेला टर्नल कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सेला टर्नल टू द नेशन स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्यों बनाया गया, बेसिकली चाइना बॉर्डर हमारी लगती है अरुणाचल प्रदेश से, इस वजह से कि आर्मी का मोबिलाइजेशन हो सके। 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे बनाया गया है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। मतलब जितनी ठंड पड़ती है फिर बारिश भी होती है, ठीक है ना। तो ठंड और बारिश का जब मिश्रण हो जाता है तो बर्फ बहुत ज्यादा होती है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से बनाया गया। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। और वही बात है, ट्रूप मोबिलाइज होनी चाहिए फ्रंटियर तक, क्योंकि चाइना को टैकल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था, वर्चुअल इनॉग्रेट किया है ये। और विकास भारत का ये प्रोजेक्ट है मतलब हम लोग 2047 तक अपने देश को अमृत भारत, अमृत काल तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी का इनिशिएटिव है विकास भारत। द सेला टनल कंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 825 करोड़। कितना खर्चा हुआ है, 825 करोड़ का खर्चा हुआ है। और बाय लेन मतलब ये डबल लेन है, मतलब बोल सकते हैं 1 और 2, मतलब यहाँ से गाड़ी जाएगी, यहाँ से गाड़ी आएगी। ठीक है, और ये बनाया किसने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एमएचए के अंदर, सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। कनेक्ट असम तेजपुर टू, असम के तेजपुर से कनेक्ट करेगा, और वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेला टर्नल कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कनेक्ट किसको कर रहा है, असम के तेजपुर से कमांग डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, कंप्लीट द चैलेंजेस ऑफ डिफिकल्ट, अप्रोक्स 5 ईयर लग गया इसको बनाने में। तो यहां से जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, देख सकते हैं आप। दूसरा, सेला टनल प्रोवाइड अ बेटर मूवमेंट टू ट्रूप वेपनरी वेरियस फॉरवर्ड लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना से हमारी लाइन लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बूस्ट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्म फोर्सेस, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने 330 करोड़, सॉरी 330 इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली 8,773 करोड़ रुपए का खर्चा लगा चुकी है। और बॉर्डर पे जितने भी रोड्स बनते हैं वो कौन बनाता है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, एक ऑथर है जिनका नाम है अमृतव घोष। तो इन्हें इरामुनिस प्राइज, इरामुनिस प्राइज जीता है 2024 का। ठीक है, अमृत घोष। तो देखो, ऐसे जो प्रेस्टीज प्राइज होते हैं, सीडीएस, एनडीए और आपका सीएपीएफ, और कोई भी एग्जाम आप उठा सकते हैं डिफेंस का, उसका फैक्चुअल डाटा ही पूछा जाता है। आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि वहां जनरली आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पूछी जाती। कभी आजकल तो आईएएस भी थोड़ा सा ट्रेंड ला रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन बम्बार्डिंग कर देता है बच्चों के ऊपर। तो आप फैक्चुअल डाटा पे थोड़ा सा सही रहिए। अमृत घोष को कौन सा प्राइज मिला हुआ है, इरामुनिस प्राइज। प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो वी करेक्ट। ये नेदरलैंड बेस्ड
प्रेनियम इरामनीस फाउंडेशन है जो कि कंट्रीब्यूट करती है इमेजिन ऑफ द अनथिंकेबल, मतलब जो लोग राइटिंग करते हैं मतलब लिखते हैं, ठीक है, जिनकी आर्ट है, कुछ कला है, जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इरामनीस प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो राइटिंग में दिया जाता है। द फाउंडेशन रिकॉग्नाइज घोष एबिलिटी टू मेक द अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने किसके ऊपर लिखा था? क्लाइमेट चेंज। थ्रू द कंपाइलिंग स्टोरीज अबाउट द पास्ट ही वर्क और रेमेडी ऑफ थ्रेड दैट डिफाइन द इमेजिनेशन by the diving deep into the how to justify their written words। तो बेसिकली यही बात है कि उनने क्लाइमेट के बारे में लिखा और बहुत अच्छा लिखा है। तो ऐसे और भी राइटर्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे आगे, मैंने डाटा रखा हुआ है। हाँ, ये रहे अमृत्यु घोष। तो इन्हें 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इंडिया का प्रेस्टीज अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेचर या लिटरेरी प्राइज बोल सकते हैं इंडिया का, जो लिटरेचर में दिया जाता है। इन 2019 he received a honorary doctorate from the मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। तो काफी ज्यादा इनका प्रेस्टीज रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल थिंकर ऑफ द टाइम पीरियड में भी इनका नाम रहा है। बहुत अच्छा इनोवेशन ये करते हैं। और 2024 में इनको ये मिला। और प्राइस कितना मिलता है इसमें? 1,50,000 यूरो में मिलता है, पाउंड में मिलता है, ठीक है ना, ये पाउंड का साइन है, वही यूरो करेंसी हो गई, ठीक है। तो पैसा हर जगह मैटर नहीं करता है, बट आपको कुछ सम्मान दिया जा रहा है तो उसके एवज में आपको ये चीजें दी जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मिशन दिव्य शस्त्र, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। तो कौन सा मिशन चल रहा है? दिव्य अस्त्र, ठीक है, मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये भी हम देखेंगे क्या क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया हम लोग ने, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल एंट्री व्हीकल, जिसे MIRVS जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो याद रखना है थोड़ा सा। This achievement placed India as elite group of the nation alongside the permanent member of United Nations Security Council, ठीक है। तो हमारी पावर की वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहां परमानेंट काउंसिल में हमारा नाम भी शुमार हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड में ज्यादा लोगों के पास नहीं है। कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द फ्लाइट टेस्ट नेम मिशन दिव्य अस्त्र। इस मिशन को क्या बोला जाता है? दिव्य अस्त्र। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। तो आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा मतलब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है? उड़ीसा में। वेरियस एलिमेंट्री एंड रेडार सिस्टम वेर एम्प्लॉयड एंड मॉनिटर द मल्टीपल री एंट्री व्हीकल अग्नि 5 मिसाइल। द मिशन वाज डेडिकेटली सक्सेस टू द डिजाइन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो काफी सारी और इसके अंदर खूबियां हैं, वो हम आगे देखते हैं। चलो समझते हैं अग्नि 5 रेंज में और IRBM और ICB में क्या फर्क है। अग्नि 5 इज अ क्लासिफाइड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 5,000 किलोमीटर, ठीक है, 5,000 किलोमीटर, मतलब ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक नहीं जा सकती। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, देयर हैव बीन इंडिकेट दैट missile actual range may be greater, potentially qualify, it is a intercontinental ballistic missile, ICBM। ICBM का मतलब क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि आपकी 5,000 से ज्यादा किलोमीटर प्लस, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकती, 5,500 किलोमीटर, वही बोला। चाइनीज ऑफिशियल हैज कंसिडर अबाउट द अग्नि 5, मतलब हम चाइना को उड़ा सकते हैं, और हम लोग क्लेम कर रहे हैं 8,000 किलोमीटर का, ठीक है। तो मैंने चीजें बता दी, डिफरेंशिएट बता दिया है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5,000 से कम, और ICBM का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 5,000 से ज्यादा, ठीक है। तो लिमिटेशन स्पेस अवेलेबल, सबमरीन हाई स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर अटैक, ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती हैं, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्वालिटी और कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बस आपको क्या करना है? ढंग से पढ़ना है।
मेरी तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आपकी तरफ से आप बेस्ट दीजिए। चलो आगे चले। साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज, तो बहुत अच्छी बात है और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि साहित्य अकेडमी बहुत बड़ा अकेडमी है इंडिया में। ठीक है, चेयर बाय कौन चेयर कर रहा है? श्री माधव कौशिक। ठीक है, साहित्य अकेडमी, नृत्य अकेडमी बोल सकते हैं। श्री माधव कौशिक हेड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है। कन्वर्टेड एज रविंद्र भवन, इसको किस में कन्वर्टेड किया है? रविंद्र भवन में, न्यू दिल्ली में। ये सैंक्शन है 24 बुक्स फॉर द साहित्य अकेडमी, ट्रांसलेट प्राइज 2023। The book were chosen based on recommendation made by 3-member selection committee, और ये बहुत सारी भाषाओं में दी जाती है जो कि हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस में भी है। ठीक है, द प्राइज विच इज इंक्लूड कैश रिवॉर्ड ऑफ 50,000, 50,000 की राशि दी जाती है जिसको क्या मिलेगा? बेसिकली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। कॉपर प्लेग मिला जाता है, उसके साथ एक कॉपर का कुछ रहता होगा डिजाइन वगैरह। प्रेजेंटेड टू द ट्रांसलेट ऑफ सिलेक्टेड बुक स्पेशल फंक्शनिंग लेटर देयर ईयर। तो आपकी अच्छी लिखितता होगी तो आपको साहित्य अकेडमी मिलेगा इंडिया की तरफ से। साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रेजेंट एनुअली बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन देता है? तो यूनियन गवर्नमेंट देती है। और कब से दे रही है? 1954 से। तो कौन कितनी भाषाओं में दी जाती है? 24 लैंग्वेजेस में भी दी जाती है और इंक्लूडिंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि हमारे जो 22 भाषा है, सॉरी 24 भाषा है, वो 24 भाषा में इंग्लिश नहीं आती शेड्यूल लैंग्वेज में। ट्रांसलेट बुक देयर लैंग्वेज, विनर रिसीव अ प्लेग एंड द कैश ऑफ द 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डाटा पे काम करना ही पड़ेगा। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, भाई मोदी जी इतनी स्कीम तो निकाल ही देते, समझ में ही नहीं आता। सशस्त्र नारी विकास भारत, क्या मोटिव है? सशस्त्र नारी विकासित भारत प्रोग्राम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। द स्कीम एम टू एम्पावर रूरल वुमेन टू प्रोवाइड देम द एग्रीकल्चर ड्रोन एंड ट्रेनिंग देम बिकम अ ड्रोन पायलट फ्रॉम द एग्रीकल्चर पर्पस। अब बताइए, ड्रोन से हम लोग एग्रीकल्चर असेसमेंट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे। अब वो उनको लॉजिक पता होगा। अंडर द नमो दीदी स्कीम 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और ये लोग सिखाएंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे काम करना है। जैसे क्रूशल टास्क होगा, जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग करना, तो आप खेत में जाके खड़े ना होइए, ड्रोन उड़ाइए और आप सर्विलेंस कर सकते हैं। फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं, सीड सोइंग कर सकते हैं ड्रोन की मदद से। द इनिशिएटिव नॉट ओनली प्रोवाइड वुमेन विद एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इससे सिर्फ महिलाओं का ही विकास नहीं होगा, महिलाओं के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा फार्मिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या क्या की पॉइंट है देख लीजिए। बेनिफिट्स क्या है इस चीज के? द नमो दीदी स्कीम ऑफर अ बेनिफिट रूरल वुमेन और फार्मर। तो ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? ग्रामीण महिलाओं के ऊपर है। वुमेन ट्रेनिंग एज ड्रोन पायलट कैन अर्न एडिशनल इनकम बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सर्विस। ठीक है, जो महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी, अब उनको ए अनार का तो आता नहीं है, ए बी सी डी आता नहीं है, तो आप बताइए उनको ड्रोन सिखाना है हमको। ठीक है, द यूज ऑफ ड्रोन क्रॉप मॉनिटरिंग फर्टिलाइजर स्प्रे, ये सब बात कर ली हमने। ड्रोन गैजेट विल बी यूज टू डिलीवर आइटम सच एज मिल्क, ग्रोसरी, मेडिसिन, मेडिकल सैंपल, इंप्रूविंग एक्सेस टू एसेंशियल गुड एंड सर्विस इन रूरल एरिया। तो मतलब ड्रोन करीब 50, 100, 200 किलो तक का वजन भी उठा पाए, ऐसे ड्रोन होंगे तो मुझे लगता है वो कॉस्ट बेनिफिट कितने होंगे क्या ही पता। तो एडिशनल ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइम मिनिस्टर डिस्कोज 8,000 करोड़ बैंक लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप टू सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट को बैंक लिंकेज कैंपस। मतलब जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनको बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप कितना पैसा देंगे? 8,000 करोड़ के लमसम आपको डिस्पैच करना है पूरे इंडिया में। एंड अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ इन द कैपिटलाइज सुपर सपोर्ट फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंड दिया जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? चीजें हेल्प होगी वुमेन्स को। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब डेमोक्रेसी की बात आ गई, तो एक वी डैम इंस्टीट्यूट है जो कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है।
तो काफी सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है, आपको उसका नाम कमेंट में पिन करना है कि ऐसी और कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज करती है। तो सबसे पहले हैज वंस कैटेगरी इंडिया इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी विच अ कंट्री डेमोक्रेसी स्कोर फॉल अक्रॉस द वेरियस कंपोनेंट। तो हम डेमोक्रेसी के मामले में अभी जैसे देख ही सकते हैं, मई 2024 में इलेक्शन आने वाला है, और डेमोक्रेसी की जब बात आए और ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि डेमोक्रेसी है क्या। तो हम बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो हमारी निचले स्तर की है, ये सच बात है। इलाइट और इलाइट होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, और मरने की कगार पे आ रहा है। द रिपोर्ट टाइटल डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट। अगर डेमोक्रेसी खत्म होगी तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, आई थिंक सो। हाईलाइट इंडिया ऑन गोइंग ऑटोक्रेशन प्रोसेस एंड पोजीशन अमंग द टॉप 10 स्टैंडर्ड ऑटोक्रेसी इन 2023। ऑटोक्रेसी मतलब आपको समझता है, धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष है। हमको धर्म का कोई भी कंपोनेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता। हाँ, ये दिखता है कि आप अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस कर सकते हो, बट किसी पे किसी चीज का थोप नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम एटोक्रेटी ना बन जाए, कि चाइना जैसे ना बन जाए। रिलीजन फैलाना, रिलीजन को प्रोपोगेट करना, वो हर रिलीजन कर सकता है, बट किसी को हार्म पहुंचाना रिलीजन के थ्रू, वो चीज गलत है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया ड्रॉप डाउन द स्टेटस ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इन 2028। तो आप देख सकते हैं, थ्रू द एंड ऑफ द 2000 रिपोर्ट नोट दैट 8 आउट ऑफ 10 कंट्री टॉप 10 स्टैंड लोन ऑटोक्रेटिक ग्रुप वेयर डेमोक्रेसी बिफोर द स्टेट ऑफ ऑटोक्रेसी। तो तानाशाही हमारे देश में अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते थे लोकसभा के, वो क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, कोई बिल आता था। आजकल बिल ऐसे चुटकियों में पास हो जाते, कोई पता ही नहीं चलता बिल भी पास हो गया। ठीक है ना। तो हमको समझना पड़ेगा, हेल्दी डिस्कशन चाहिए कोई भी बिल जब आता है तो, प्लस और माइनस भी हमको पता चलना चाहिए। ठीक है। तो वीडम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्लेसेस इंडिया ऑटोक्रेसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट 42 कंट्री होम टू 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। वेयर अंडरग्राउंड ऑटोक्रेसी इन 2020, इंडिया विद 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया का अप्रॉक्स 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, अकाउंट फ्रॉम द अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग ऑटोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है। ऑटोक्रेटिक वही मैंने बता दिया कि ज्यादातर कंट्री डेमोक्रेसी में तो नहीं है आज भी, पर हमको डेमोक्रेसी की स्थापना करनी। ओनली 18 कंट्री अकाउंट द जस्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। तो 18 कंट्री ऐसी है जिसमें सिर्फ 5% इस दुनिया के लोग रहते हैं। ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट फॉर योर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है। तो हमको ऑटोक्रेटिक नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, डेमोक्रेटिक बनना है। देखिए, फ्रांस ने बहुत अच्छा लॉ पास किया है, ये इंडिया ने भी पास किया हुआ है, एड इन द डाइंग इन द फ्रांस। मतलब क्या है, अगर आपकी इच्छा है, आप मरना चाहते हैं, मर सकते हैं, उसके कुछ कंडीशन भी है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो हमें जैसे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ, तो वैसे ही राइट टू डेथ भी है। आपको एक अपनी इच्छा से अगर आपको स्वयं मृत्यु चाहिए, अगर आप उस केपेबल नहीं है, इस वजह से आपको मृत्यु दी जा रही है, आप जीवन व्याध नहीं कर सकते हैं अपना, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ सरकमटेंस की वजह से आपको इंथुजियास्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो देख सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन हैज अनाउंस्ड द प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेटिव बिल टू लीगलाइज एड इन द डाइंग फॉर अडल्ट फेसिंग अ एंड ऑफ द लाइफ इलनेस। मतलब देखो, ऐसे हर कोई नहीं, जैसे जवान हूं मैं मरना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्राइम हो जाएगा। जो कि बेड पे है और एल्डरली एज पे, अब उनके जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो वो चाहते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाएगा और उससे वो क्या हो सकते हैं, अपनी लाइफ को डेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट फॉर द एंड ऑफ द लाइफ ऑप्शन इन द फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और कंट्री ने क्या किया है, एड इन द डाइंग मतलब बिल पास कर दिया। ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, वही चीज देखते हैं। लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्ट टू एडल्ट सफरिंग फ्रॉम इंक्यूबल इलनेस, मतलब ऐसी बीमारी जो आपको लग चुकी है और अब उसका कोई इलाज ही नहीं है। शॉर्ट और द मीडियम टर्म प्रोग्नोसिस। ठीक है। एलिजिबल इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सपीरियंस इंटेंजिबल फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन।
मतलब ऐसा असहनीय पेन हो रहा है आपको जो कि बर्दाश्त से बाहर है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। ओनली दोज एज 18 और 18 प्लस, मतलब 18 से ज्यादा साल उम्र होनी चाहिए। पेशेंट विथ सर्व साइकेट्रिक कंडीशन न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर डिसीज विल नॉट बी द एलिजिबल। तो कौन एलिजिबल नहीं है? साइकेट्रिक कंडीशन हो या न्यूरोजेनेरेटिव डिसऑर्डर हो, अल्जाइमर डिसीज हो, तो वो लोग नहीं ले सकते ये, मतलब डाई के लिए ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। पेशेंट सीकिंग टू एंटर द प्रोसेस मस्ट रिकन्फर्म देयर चॉइस आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, तो 48 घंटे पहले बताना पड़ेगा। अ मेडिकल टीम विल प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स विद अ मैक्सिमम ऑफ द 2 वीक्स। 2 वीक के अंदर अंदर ये किया जाएगा। अपॉन अप्रूवल अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब द लीथल मेडिसिन वैलिड फॉर द 3 मंथ्स। ठीक है, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी लीगलाइज कर चुकी है ये डाइंग वाले मेथड को। तो कौन कौन सी कंट्री है? पोर्तुगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लक्समबर्ग हो गया, स्पेन हो गया। तो यूथेनेशिया इंडिया में भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है यूथेनेशिया इंडिया में है क्या? हाँ बिल्कुल है। और कौन कौन सी कंट्री में है तो आप देख सकते हो। तो स्टिल एनी डाउट यू विल बी आस्क्ड। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन इजियर टू 5.09% इन फरवरी 2024। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए? 4 to 6 के बीच में रहे, ठीक रहेगा। इन्फ्लेशन इज टू 5.9% इन द फरवरी। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% 2024 जनवरी के टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कंट्रोल कौन करता है? इन्फ्लेशन हैज स्टे विद इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है ये सब चीजें। 2 से 6% है। कितना है? 2 to 6%। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, माई अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ भी लिखा है 2 to 6% के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, 2 to 6% के बीच में रहना चाहिए। एंड 53rd कंजर्वेटिव वीक विच हैज हेडलाइन एग्जीक्यूटिव मीडियम टारगेट रेट ऑफ 4%। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो ज्यादा बढ़ गया, बट बढ़ तो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं द रूरल इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई कितनी है? 5.34% है। ठीक है, और दिसंबर में 5.933। अर्बन इन्फ्लेशन कितना है? 4.78% है। और ये जनवरी में 4.92% हो चुका है। मतलब अर्बन एरिया में क्या हो चुका है? शहरीकरण में 4.92% इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फूड और बेवरेज, मतलब खाने पीने की वस्तुएं कितनी महंगी हो गई। तो 8.66% फरवरी में दिखाया गया है, और जनवरी में कितना था? 8.3%। तो आम आदमी गरीबी से वैसे ही लड़ रहा है, उसके लिए और खाना महंगा हो जाए तो सबसे बड़ी दुखदायक समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आई होप तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एनडीए में तो इकोनॉमी है नहीं, बट हाँ सीडीएस और सीएपीएफ वालों के लिए थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आरबीआई इसको मॉनिटर करता है। चलो अब आ जाते हैं, इंडिया स्टिल इंपोर्ट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशन। मेक इन इंडिया की बात चल रही है अभी भी। किसकी बात चल रही है? मेक इन इंडिया की बात चल रही है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिप्री, आपको याद रखना सिप्री रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इसका नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मंडे continues to be world largest arm importer, Russia being to prime source of procurement despite decline share in the recent year। मतलब रशिया हमारा एक पार्टनर भी है आर्म्स में। ठीक है, यूएसए भी है, पर रशिया से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया अकाउंट 9.8% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म, मतलब दुनिया का अप्रोक्स 10% आर्म्स हम ही खरीदते हैं। इंक्रीज बाय 4.7% कुछ सालों में। मेक इन इंडिया कहाँ है मुझे नहीं पता। डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑनगोइंग एफर्ट टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर प्रोक्योरमेंट। हाँ हम लोग कर ही रहे हैं कि इंडिया में भी आए। रशिया शेयर इंडिया आर्म्स export is gradually falling during the period of under review. Russia account 36% of total arms।
इंडिया टोटल आर्म्स इंपोर्ट, मतलब इंडिया दूसरी कंट्रीज से जो आर्म्स लेता है उसके मुकाबले रशिया से 36% ज्यादा आर्म्स एंड एमुनिशंस लेता है, जैसे कि S-400, AK-47, AK-203, ये सब कहां से आ रही है भैया? रशिया से तो आ रही है। तो हम 1990 से कोलैबोरेशन में हैं, ठीक है, रशिया से। तो सिपरी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रांस अकाउंट है 33% टोटल आर्म एक्सपोर्ट, फ्रांस से भी हम लोग लेते हैं, जैसे आपका रफाल वगैरह हो गया। वाइल यूनाइटेड स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 13%, जिसका थर्ड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम, ठीक है। थर्ड सिस्टम किसका? यूएसए का। एक्विजिशन 31 आर्म MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन यूएसए 3.9 बिलियन, और 26 रेफाल, रेफाल की बात आ गई थी तो फ्रांस से लिया 6 बिलियन, इंक्रीज द 5% ऑफ द पीरियड। 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्ट्स इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो ये ऐसे बड़े कंट्री है जो कि इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। द चाइना 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कौन कौन करता है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। तो हम लोग अभी सिर्फ इंपोर्टर में है, एक्सपोर्ट में हमारा कोई नाम नहीं है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा कौन करता है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। तो वर्ल्ड में पूरा दंगा कौन करा के रखा है? यूएसए और रशिया। पाकिस्तान द वर्ल्ड 8 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या है? 8वीं नंबर पे आती है, और ज्यादातर वो किससे ले रही? चाइना से। मेन सप्लायर कौन है? चाइना। तो चाइनीज माल है, समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के आर्म एंड एमुनिशन रखे हुए, ठीक है। तो सिपरी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है आपको। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहां पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर, असम में। तो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? असम में। इट हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब एक सिंग वाला गेंडा आपको मिलेगा। मिनी काजीरंगा, इसको क्या बोला जाता है? मिनी काजीरंगा। Fauna, it is an annual bird, survived 2022. Sanctuary was found in 58 species in waterfalls. 58 प्रकार की वाटर स्पीसीज पाई गई है। द कोर्ट इंटरवेंशन कैन रिस्पॉन्ड टू पेटिशन फाइल्ड चेंजिंग द आसाम कैबिनेट रिजोल्यूशन टू डी नोटिफाई पोबितोरा 26 ईयर आफ्टर द फर्स्ट नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का दर्जा दिया गया है किसको? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो आई होप सो यहाँ आपको चीजें क्लियर होगी, पता चलना चाहिए। बस देखिए, आप जब डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं पूछता, बट इतना तो पता होना चाहिए कौन सी जगह कहां पर है, कहां पर नहीं, क्योंकि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये आशा तो आपसे बनती है। नेक्स्ट, न्यू इलेक्शन कमीशन नियुक्त हुए तो उसके बारे में जानना चाहिए। और मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स है वो प्लीज मुझे कमेंट में टाइप करके भेजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए और मुझे पता चलना चाहिए कि आपका पार्टिसिपेशन है। आप सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए। कमेंट तो करिए प्लीज। द हाई पावर सिलेक्शन कमिटी चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉइंटेड टू रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह, ठीक है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला था, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 इलेक्शन कमीशन होंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने बच्चों को, और कभी आपको भी जब आप मेरे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ेंगे तो पढ़ा दूंगा। द अपॉइंटमेंट वेयर मेड March 14, 2024 फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ पैनल। अदर मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, लीडर ऑफ। देखिए, जो चूज करना होता है इलेक्शन कमीशन को, तो कमिटी में कौन कौन बैठेगा? यूनियन होम मिनिस्टर बैठेंगे, ठीक है, जो कि अमित शाह है। लीडर ऑफ कांग्रेस जो लोकसभा में है, खड़गा जी हैं शायद, आई होप सो। पर आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन बनता है कि लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा कौन है, ठीक है। तो लीडर ऑफ कांग्रेस लोकसभा में बताइए, खड़गा प्रसाद कोहली ऐसे ही कुछ तो है। अधीर रंजन चौधरी, सॉरी नाम दिया हुआ है क्या? लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी है। द अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड टू फिल द वैकेंसी क्रिएट बाय रिटायरमेंट ऑफ अनूप चंद्र पांड्या, ठीक है, और अरुण गोयल। ये 2 लोगों ने जो इलेक्शन कमिश्नर थे, इनने क्या किया है? इस्तीफा दिया है या रिटायरमेंट दिया। अरुण गोयल ने तो इस्तीफा दिया है, अनूप चंद्र पांडे ने क्या किया है? रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। तो आई होप सो इलेक्शन कमीशन 2 लोग चूज किए हैं, ज्ञानेश कुमार और दूसरा सुखबीर सिंह संधू। अब इनका करियर देखते हैं, इनका करियर कैसा है। तो आपने भविष्य में
अगर आईएएस ऑफिसर बन गए तो आपके सामने करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? तो आप वर्ल्ड की बोल सकते हैं या इंडिया के प्रेस्टीज जॉब बोल सकते हैं जिसे आईएएस बोलते हैं। तो देखिए, गणेश कुमार 1985 के आईएएस ऑफिसर बैच है और ये केरला कैडर से बिलोंग करते हैं। अब ये बोलेंगे ये तो गणेश कुमार यूपी बिहार से लग रहे हैं और ये केरला कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो उनको भेजा जा सकता है। तो बेसिकली केरला कैडर से। देखिए, सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिली उन्हें सेक्रेटरी की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2021 में। ही होल्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उन्हें। और बीटेक कहाँ से किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर रहे, प्ले अ रोल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये सब चीजें। दूसरी चीज, सुखबीर सिंह सिद्धू या हम बोल सकते हैं 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे। समकालीन 3 साल का फर्क रहा है और ये आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड कैडर के थे। ठीक है, तो इनने रिटायरमेंट लिया चीफ सेक्रेटरी से उत्तराखंड के। और इनने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी है? ये एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट कर चुके मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है हिस्ट्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, अमृतसर से। और ये चेयरमैन रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी जॉब है। नेशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट में। तो आप देख सकते हैं जब आप आईएएस बनेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट एंड मिनिस्ट्री में आपको काम करने के लिए मिलेगा। सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे रैंक्स यू विल बी परस्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बस फिर आज का इतना ही समाप्त था। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीखेंगे और इसी के साथ मैं आज आपको यहीं अलविदा कहता हूं। मेरा नॉलेज आप तक पहुंचेगा, मैं आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और किस बेसिस पे नॉलेज लेना चाहिए आप बताइए, जरूर मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू ऑल।